Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your economics teacher. So, students, today we start lesson third, demand. Okay, I have already explained you in my previous videos the many of the topic, okay, of demand, and now we discuss a new topic of this lesson, law of demand. Students, I have already explained you law of demand. So, law of demand means when the price will increase, okay, so demand will be decreased. It means किसी भी कंडीशन में अगर किसी भी प्रोडक्ट के अगर प्राइस हमारे इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड हमारी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। और अगर प्राइस अगर उसके डिक्रीज होते हैं तो डिमांड उसकी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। ओके, जिससे मैंने आपको उसके बारे में एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। मैंने आपकी कुछ ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था मैंने। तो देखिए यहाँ पर आपको दे भी रखे उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास प्राइजेज हैं 5 4 3 2 1 एंड जो उसकी डिमांड है, जब प्राइस 5 थी तो हम डिमांड 1 थी, प्राइस 4 हुई हमारी डिमांड 2 हो गई, 3 पे हमारी 3, 2 पे हमारी 4, 1 पे हमारी 5। इट मीन जैसे हमारे पास प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, और अगर प्राइस अगर हमारे मान के चलिए इंक्रीज होंगे तो डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रिवर्स एक इनवर्स हमारे इसके अंदर रिलेशनशिप माना जाता है। तो इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ भी मैंने आपको ये एक जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है मैंने वो भी अगर आपको मैंने बता दिया था मैंने इन माय लास्ट वीडियो। ओके, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास में प्राइस है, ये हमारे पास में जो क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्राइस अगर 5 थे तो 5 होने पे हमारे पास में जो क्वांटिटी हमारे पास में 1 थी, 4 पे हमारे पास ये 2 हो गई है, 3 पे हमारे पास में 3 हो गई है, 2 पे हमारे पास में 4 हो गया, 1 पे हमारे पास में 5 हो गई। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको लाइव क्लास में ये बता दिया था मैंने। ओके, आज हम बात करते हैं इसके और फैक्टर पे। स्टूडेंट, आज का फैक्टर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या होते हैं। फर्स्ट इसका एजम्पशन जो होता है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। इट मीन लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा ये कहता है कि व्हेन प्राइस विल बी डिक्रीज्ड, ओके, सो डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, एंड अगर इफ प्राइस विल बी इंक्रीज सो डिमांड विल बी डिक्रीज। इट मीन्स इनवर्स हमारा रिलेशनशिप इन दोनों में देखने को मिलता है। अब इसके एजम्पशन क्या है। फर्स्ट एजम्पशन होता है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है या कमोडिटी है या गुड्स है, उसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं अगर उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करेगा। ये जैसे मान के चलिए आप चाय पीते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। सपोज दैट अगर आप लोग चाय पीते हैं और कॉफ़ी के प्राइस में अगर कुछ भी फ्लैक्चुएशन हुआ तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारे यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर बिल्कुल हमारे पास में नो चेंज है, वो उसकी प्राइस हमारे पास में कांस्टेंट है, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा पूरा यहाँ पर वर्क करेगा। सेकंड इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता होगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे वो होते हैं जो जिसकी वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट के साथ रहने पर बनती है, सिंगल उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल देते हैं कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल की सिंगल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो कार के साथ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी बन जाती है। ओके, सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं वो भी आपके उनके प्राइस बिल्कुल आप पे कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। कंज्यूमर की इनकम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनकी इनकम पे कोई भी चेंजेस आता है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करेगा। भाई मान के चलिए उनकी इनकम, अगर उनकी इनकम कम हो गई तो फिर उनका लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करेगा। इनकम अगर उनकी इंक्रीज हो गई, उनके पास इनकम ज़्यादा है, तो फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करेगा। ये काम कब करता है, ये हमारा वर्क तब करता है जब हमारा ऑपरेट तब होता है जब हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। नेक्स्ट देयर इज नो एक्सेप्टेशन इन चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। मतलब आपको किसी भी बारे में कोई इस तरीके से आपकी मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपके फ्यूचर में गुड्स के प्राइस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे प्राइस आज हैं आगे भी आपके प्राइस ऐसे ही रहेंगे, तब आपका ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करेगा। एंड नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। अगर कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो प्रेफरेंस है, अगर उनकी टेस्ट या उनकी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी अगर उनकी कोई भी चेंज नहीं होती है तो उसका मतलब ये है कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हमारा वर्क करता है। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे लॉ ऑफ डिमांड के कुछ हमारे एजम्पशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें एक और टॉपिक की जो अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये एजम्पशंस। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमने उसके डिमांड के भी हमने उसके एजम्पशन पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं
एक्सेप्शंस मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम आपका नहीं करेगा। जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका किस किस कंडीशन में काम करता है वो हमने ऊपर बता दिया। अब किस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करेगा उसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस है हमारे पास में, ठीक है, एग्जम्पशन है इसकी। तो उसके फर्स्ट हम देखते हैं इसके लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है इसके। फर्स्ट इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन आर, फर्स्ट इज गिवन गुड्स। बच्चों गिवन गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोअर क्वालिटी के होते हैं, जिनकी कोई खास मतलब कह सकते हैं कि इतनी डिमांड भी नहीं होती मार्केट में, या जिनकी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नीड भी नहीं होती है। मतलब अगर उनके प्राइस बढ़ घट भी गए तो आपकी उसकी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मान के चलिए जिस उसे हम कहते हैं गिवन गुड। जैसे मान के चलिए सपोज दैट कोई आप एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि हम मार्केट में जाते हैं, हम सब्जी लेते हैं। कुछ सब्जी ऐसी होती है जिनको लोग बहुत कम परचेज़ करते हैं, ठीक है ना। और मान के चलिए अगर उनके रेट बढ़ भी गए तो भी लोग उनको ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे। और अगर उनके प्राइसेस हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं तो भी लोग उनको ज़्यादा परचेज़ करना स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ उसके लिए। जैसे मान के चलिए एक चीज़ होती है हमारे पास में, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में एक चीज़ होती है ज्वार, आपने सुना होगा ना, ज्वार, बाजरा, ओके। अब मान के चलिए कि बाजरा के रेट, ठीक है, या फिर ज्वार के रेट अगर आपके सपोज करिए अगर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या आप उनको ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। उनके रेट अगर डिक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या आप उन्हें कम कर? नहीं। मतलब उनके प्राइस अप डाउन होने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो पर्टिकुलर पर्सन उसका यूज़ करते केवल उनको फ़र्क पड़ेगा वो, बाकी अदरवाइज इसका आपकी डिमांड पे कोई भी आपके पास इफेक्ट नहीं होगा। उसे हम कहते हैं गिवन गुड्स। सो गिवन गुड्स बेसिकली मतलब जो है वो माने जाते हैं जो हमारे चीपर गुड्स होते हैं, चीप गुड्स होते हैं, सस्ते गुड्स होते हैं, जिनकी कोई खास मतलब डिमांड उनकी कभी इंक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं गिवन गुड। तो गिवन गुड्स के ऊपर आपका लॉ ऑफ डिमांड आपका काम नहीं करेगा, ये ऑपरेट नहीं होता है। सेकंड इज स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स। स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब होता है बच्चों के जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आपके स्टेटस को शो करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आप सपोज करिए किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर कार, ठीक है, कोई 4 व्हीलर को आपको मैनेज करना आप लोगों के लिए मजबूरी है, ये आपका स्टेटस सिंबल बन गया। कुछ लोगों के लिए गन रखना है ना, गन रखना ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल होता है। जब मान के चलिए कुछ लोगों के लिए जी घर में एसी होना चाहिए, हमारे घर में, ठीक है, मतलब हमारे घर में कोई ना कोई एसी होना चाहिए, 2 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमारी अगर स्टेटस सिंबल को शो करती हैं तो अगर उनके प्राइस अगर इंक्रीज़ भी हो जाएँ तो भी उनकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी वो, ठीक है ना। भाई मान के चलिए आपकी जॉब है, जॉब तो खैर चलिए बात अलग हुई। मान के चलिए अगर आपके लिए कार एक स्टेटस सिंबल है, गोल्ड आपके लिए